द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। दोस्तों, बाज़ार में अफरा तफरी का माहौल है और एक गिरावट भी आ रही है। बाज़ार दिशा विहीन है, कुछ लोगों में घबराहट है। ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। एफ एंड ओ ट्रेडर्स को भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये शुरुआत हुई रिलायंस से हुई। ख़ास तौर से रिलायंस में भारी गिरावट आई, 8% की गिरावट आ गई रिलायंस में। 8% से भी ज़्यादा मानिए अगर टॉप लेवल माना जाए, हालांकि लेकिन 8-7 दिन में तो 8% ही आई। 5-6 दिन में रिजल्ट आने के बाद तो 8% ही आई। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस अब सवाल इस बात का है कि क्या किया जाए। इस वातावरण में क्या ऐसा स्टेप उठाया जाए कि जिससे इन्वेस्टर सुरक्षित रहे, उसकी पूंजी की हानि नहीं हो, उसको अनेकों प्रकार के भविष्य के अंदर होने वाले जो लाभ हैं, उन लाभों की रणनीति कैसे तय की जाए, ये सबसे बड़ा विषय है। और ये जब ही तय होगा जब आप एक तो घबराएं नहीं, एक ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर हो जाइए। एफ एंड ओ हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे मतलब शॉर्ट पोजीशंस हों जो थोड़े दिन के लिए ली जाती है, उन सब से दूर हो जाइए, बिल्कुल दूर हो जाइए। और इस बात की कसम खा लीजिए कि कुछ दिन आप ट्रेडिंग ना करेंगे। बाज़ार में ये जो करेक्शन है, मैं बताता हूँ कितना करेक्शन आया है। लेट मी प्रोसीड मैं प्रोसीड करता हूँ। देखिए, सेंसेक्स जो था, जो हाईएस्ट लेवल था 85,978 था और आज है 81,101। 4,877 पॉइंट की गिरावट आई है, यानी 5.67 पॉइंट की परसेंट 5.67% की गिरावट आई है। निफ्टी में गिरावट आई। निफ्टी का हाईएस्ट लेवल 26,277 था, एक महीने के अंदर तक ऐसा रहा काम है ये मतलब। और आज 24,810 है, 1,467 पॉइंट की गिरावट आई है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 5.58% की गिरावट आई है। निफ्टी बैंक निफ्टी हाईएस्ट लेवल 54,467 था, आज 51,272 है, 5.86% की गिरावट आई। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों इंडेक्सेस में, सेंसेक्स में, निफ्टी में और निफ्टी बैंक में एक समान लेवल की गिरावट आई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 5.5%, 5.6% के आसपास गिरावट आई है। एक सेम लेवल ऑफ डिक्लाइन है। और ये शो करता है कि द ट्रेडर्स जो है एक निश्चित स्ट्रेटजी के अंतर्गत, एक रणनीति के अंतर्गत बाजार पर प्रहार कर रहे हैं। अनदर थिंग, सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो निफ्टी ऑटो में आई है। वो निफ्टी ऑटो का हाईएस्ट लेवल था 27,696 और अभी इसका लेवल है 25,166। 2530 पॉइंट की गिरावट आई है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये गिरावट 9.13% है। बहुत बड़ी गिरावट है 5-7 दिन के अंदर। और ये क्यों गिरावट आई? क्योंकि देयर इज ए प्रेशर ऑन दी सेल ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स। 1.25% का डिक्लाइन शो किया है। एक अक्टूबर को जो फिगर्स आए हैं, सितंबर के फिगर्स आए हैं 1 अक्टूबर को, उनमें 1.25% की गिरावट पैसेंजर व्हीकल्स की सेल में गिरावट दिखाई गई है। और मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो भी बनाया था इस पर कि 3 पैसेंजर व्हीकल से दूर रहे और 2 व्हीलर के अंदर 16% की बढ़त आई थी सेल में। लेकिन देखिए, जब पूरा सेक्टर जब हिलता है तो इफेक्ट तो आता ही आता है। जाएगा कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। इन्वेस्टर का बाल भी बांका नहीं होगा। जो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, सॉलिड जो इन्वेस्टर्स हैं, अपनी बात के प्रति अपनी जगह खड़े रहते हैं अविचल होकर के, वो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दे विल रिमेन इन प्रॉफिट, ऑलवेज इन प्रॉफिट। टाइम बिंग कोई ठीक है, वैल्यू घट गई, घट जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी मत कीजिए ऑटो के अंदर। अब अच्छा, इतना। और एक ये हुंडई के आईपीओ में लगा भी दिया हो तो लिस्ट होते ही उसको अगर बराबर में बिकता है तो बेच दीजिए, मतलब आप। हुंडई ने कुछ नहीं छोड़ा है ऑन टेबल इन्वेस्टर्स के लिए, सब ले गया है। और ये मर्चेंट बैंकर्स की कारस्तानी है सारी। अरे 200-400 रुपये तो छोड़ते यार, 1950 की जगह 1700 में ले आते। कुछ तो दो आप इन्वेस्टर को, उससे पैसा ले रहे हो मतलब। खैर एनीवे,
अब हम आते हैं निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में हाईएस्ट लेवल 10,322 था और अभी 9,701 है, यानी इसमें गिरावट आई है 621 पॉइंट की, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिरावट आई 6.01% की। इसमें भी जो फर्स्ट जो 3 इंडेक्सेज हैं, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसकी तुलना में ज़्यादा आई है, जबकि वेल रिकमेंडेड था, रिकमेंडेड है, आज भी रिकमेंड करते हैं। जो कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मेटल में कोई दम नहीं है, मेटल अपने सैचुरेटेड लेवल पर है और गिरावट की ओर ही जाएगा। रहा सवाल चाइना के स्टिमुलस का, चाइना के स्टिमुलस से कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो वहाँ की पार्लियामेंट में पास होगा वो स्टिमुलस, क्या है, कितना है, किस चीज़ को करेंगे, क्या करेंगे, कब इम्प्लीमेंट होगा, क्या मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगा, नोबडी नो। उसके पहले के मेटल थे जाए, व्हाट इज दिस, मतलब ये है, ये तो एक गलत क्या कहेंगे कि गलत एक धारणा क्रिएट करना है बाजार में उसके, और ये छोटे इन्वेस्टर्स को, इनोसेंट इन्वेस्टर्स को एक माल पिला देने का तरीका है। मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा, चाइना में अगर मान लो डिमांड बढ़ती भी है तो इंडिया की डिमांड से क्या संबंध है जी उसका? आप एक सेंटिमेंटल इफेक्ट मान सकते हो कि स्टील अगर वर्ल्ड मार्केट में तेज होता है, चाइना में तेज होने का मतलब वर्ल्ड मार्केट में तेज होना, 10-15% तेज हो भी जाता है, तो इंडिया में पहली बात तो जो आयरन ओर की रेटें भी बढ़ जाएंगी, कोयले की रेट भी बढ़ेंगी, अगर वो बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी भाई। इससे मतलब जो स्टील सेक्टर को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है उससे। ये तो क्या था कि ऊंची रेटों में इस उम्मीद से कब इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, उस हिसाब से ऑपरेटर्स ने माल खरीदा और वो उनके गले में फंसा हुआ है, उसको पिला देना चाहते हैं स्मॉल इन्वेस्टर, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट ग्रोथ तो आई ही नहीं है, मतलब स्टील सेक्टर में। खास तौर से मैं स्टील की बात करता हूँ, कॉपर, एल्यूमिनियम तो ठीक ठाक है, इसके तो जो प्राइसेज है मेंटेन्ड हैं, लेकिन अब इनमें भी जो ग्रोथ आनी थी वो आनी, मतलब अब जो 711 जो एल्यूमिनियम 225 रुपये 22 रुपये के आसपास चलता है और कॉपर 840-50 के आसपास चलता है, ये चल लिया उस लेवल तक जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी थी और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होना था वो हो लिया, मतलब अब इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो ग्रोथ तो रुक गई ना, चौक हो गई ना वो ग्रोथ। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट एन एप्रिसिएशन फ्रॉम द मेटल सेक्टर। तो इसलिए मेटल के अंदर बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी से भी कोई दुश्मनी मोल लेना कोई नहीं चाहता, किसी को कोई नाराज करना नहीं चाहता है। अच्छा, अब आते हैं मेंटेन्ड क्या रहा इस बाजार में। आज सारे इंडेक्सेस, सेक्टर इंडेक्सेस रेड में। ग्रीन में कौन सा है? जो मेरा सबसे प्रिय सेक्टर है वो आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर आज भी ग्रीन में है, और प्रभु ने चाहा तो छोटी मोटी बात छोड़ करके ये ग्रीन में ही रहेगा। अब ये एकमात्र सेक्टर होगा जो लोगों को पैसा देगा। मेरे को आज 6 महीने हो गए कहते, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तब से मैं कह रहा हूँ कि आईटी सेक्टर इज़ द मोस्ट लवली सेक्टर। अच्छा, कुछ कैश के शेयरों को भी ऑपरेटर्स उछाल रहे हैं, जैसे रेल विकास निगम को, टीटागढ़ वैगन को, इस तरह के कई शेयर हैं, ताकि जितना माल निकल जाए उस फ्लूक में निकाल दो। मतलब ऑपरेटर्स को फांसी लगी हुई है, गले में फंसे हैं वो। मतलब कारण क्या है कि कुछ अब इन्वेस्टर भी समझदार हो गया है। पहले जैसा इन्वेस्टर नहीं रहा है, अब थोड़ा सा समझदार है, देखता है, समझता है चीज़। जो शेयर मार्केट के या किसी शेयर की वर्थ को चेक करने के बैरोमीटर से उनको थोड़ा हर आदमी समझने लगा। तो अब आप देखिए आईटी सेक्टर की पोजीशन बताते हैं आपको। पिछले 1 महीने की हाईएस्ट लेवल 43,645 था और ये 42,520 है आज, यानी कुल मिलाकर के 1125 पॉइंट डाउन। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है? 2.57% डाउन। बाजार का सेंटीमेंट खराब है। आईटी सेक्टर के रिजल्ट, टीसीएस के रिजल्ट आशानुरूप नहीं आए। एल&टी टेक्नोलॉजी के कल रिजल्ट आए शाम को, वो आशा के अनुरूप नहीं आए हैं। उस सब के बावजूद भी आज आईटी सेक्टर ग्रीन में है।
और मैं आपसे बताता हूँ कि इन रिजल्टों से कोई आशा नहीं थी। इन रिजल्टों से तो इतना सा ही था कि भाई मैनेजमेंट जो गाइडेंस क्या देता है, ऑर्डर प्रोक्योरमेंट क्या रहा है, मतलब इतना सा ही था इनसे। बीएफएसआई सेगमेंट में क्या कोई सुधार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कोई डिमांड, कोई काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? तो वो आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज राइजिंग, दैट इज ऑन द राइजिंग स्प्री। और जो गाइडेंस है वो भी अच्छी दी है मैनेजमेंट ने आईटी के अंदर। मैं आपसे एसेंचर की बात करता हूँ। एसेंचर जो है इंडिया में लिस्टेड नहीं है। एसेंचर यूएस में लिस्टेड है और यूरोप के अंदर भी लिस्टेड है। तो यूएस लिस्टिंग की बात बता रहा हूँ। एसेंचर के रिजल्ट आने के 2-3 दिन पहले उसका रेट $352 कर दिया। फिर रिजल्ट आने के बाद उसको तोड़कर $338 पे ले आए और फिर एक आध दिन पटके रखा उसको। फिर धीरे धीरे करके $345-50 ले गए। फिर $360-65 आया। फिर $358-55 ले आए। आज रात की उसकी क्लोजर $371 है, जो पिछले ईयर टू डेट यानी इस करंट ईयर के अंदर हाईएस्ट रेट है उसका। तो ये शो करता है एसेंचर इज द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये इस बात को स्पष्ट रूप से शो करता है कि आईटी सेक्टर इज गोइंग फॉर ए लॉन्ग मार्च। एक लंबी मार्च के लिए आईटी सेक्टर चल पड़ा है। और एक्चुअली देखिए, जब बहुत कुछ दिखाई देने लग जाएगा इसमें का रिजल्ट आ रहे हैं, 20% की ग्रोथ आ रही है, 25% आ रही है, उस वक्त तो आप खरीदने लायक रहोगे ही नहीं। इन शेयरों के भावों से डर लगने लगेगा। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी कैन बाय दीज शेयर्स। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं हुआ है, कोई तेज़ी खास नहीं आई है, अभी भी खरीदे जा सकते हैं अगर आप चूक गए हैं तो। इफ़ यू हैव मिस्ड द ट्रेन यू कैन सिट इन अनदर कोच एट द सेम टिकट वैल्यू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि बाज़ार में ये जो सेक्टर है भारत, इसमें एक तो रिजल्ट थोड़े मिक्स्ड आएंगे, मतलब जो जनरल सेक्टर है। और इस जनरल सेक्टर की भी मैं आपसे बताता हूँ किन सेक्टर्स में आपको अपना जो फोकस है वो बढ़ाना है। ग्रीन एनर्जी सबसे ज़्यादा फोकस इस पर रखना है, क्योंकि इसमें रेडी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ी मुहिम इसमें चल पड़ी है। लाखों लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, खास तौर से सोलर में आ रहे हैं। सूर्य घर योजना आ रही है, आ गई में तो आके आ रही, आ गई वो तो एक तरह से। तो इस तरह से इस सेक्टर में तेज़ी रहेगी, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, गवर्नमेंट ने पूरी तरह इंसेंटिवाइज किया है इसको। आज टाइम था यूपीए के टाइम, यूपीए गवर्नमेंट में सन 12, 13, 14 तक भी, 15 तक भी जो सोलर पावर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 5.5-6 रुपये यूनिट से कम नहीं थी। आज $2.60 में तो बेच रही हैं कंपनियां और प्रॉफिट कमा रही है। तो कितना ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको। नाउ द रेट्स ऑफ सोलर पावर हैव बीन ब्रॉट बिलो थर्मल एंड हाइड्रो रेट्स। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्यों चलेगा? ग्रीन हाइड्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सोलर पावर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ग्रीन हाइड्रो की कैपिटल गुड्स की वो कंपनियां जो सोलर पैनल बनाती हैं, सोलर पीवीसी सेल बनाती हैं, पीवी सेल बनाती हैं, उन कंपनियों की चांदी है ज़बरदस्त डिमांड होगी। और उसमें टाटा पावर एक कंपनी है, टाटा पावर है, एक कंपनी है प्रीमियर एनर्जी जो अभी लिस्ट हुई थी 1.5-2 महीने पहले, उसका शेयर भी शानदार प्रीमियम कमांड कर रहा है। और तीसरी कंपनी वारी एनर्जी का आ रहा है 21 से 23 के बीच में। उस इशू में भी दोस्तों टूट पड़ो, एप्लीकेशन ज़रूर लगाएं उसमें और बेफिक्र रहे। बहुत शानदार कंपनी है, शानदार मैनेजमेंट है और लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री है वो। मतलब 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी है उसकी टू मैन्युफैक्चर सोलर यानी कि सोलर पैनल्स मतलब एंड पीवी सेल्स। 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी माने रखती है। मतलब 12 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है उसका। 12,000 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है और 800 करोड़
1600 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, 11.5-12% के मार्जिन है, वही जो मतलब प्रीमियम एनर्जी के मार्जिन है वो इसके हैं। और टाटा पावर का मिक्स्ड है, वो अलग से पता नहीं पड़ता है, उसको अब रिजल्ट आएगा जब देखेंगे, क्योंकि ये पहला रिजल्ट होगा टाटा पावर का जब 4000 मेगावाट सोलर पावर ये मतलब पैनल सोलर पैनल बनाने के बाद जो आएगा। हालांकि इसमें पूरी तरह इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी होता रैंप अप होता सा होता है। और दूसरा एक मैंने और वीडियो बनाया था इस पर स्टर्लिंग एंड विल्सन पे बनाया था, जो शपूर फिलोंजी की कंपनी है, जिसमें आज की तारीख में 40% एक रिलायंस का भी है। वो कंपनी भी बहुत तेज़ गति से प्रोग्रेस कर रही है। उस कंपनी ने बहुत टाइम से घाटे में थी, बहुत बड़ी कंपनी है वो भी सोलर पावर की। दैट कंपनी हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डिलीवरिंग रिजल्ट्स। अनदर मैं जो आपसे बता रहा हूँ सेमी कंडक्टर चिप्स के अंदर भी जो कंपनियाँ आ रही हैं, जो कंपनियाँ चाहे जैसे HCL टेक्नो है, CG पावर इंफ्रा है, ये कंपनियां, ये बात स्पष्ट नहीं है कि जॉइंट वेंचर क्रिएट कर रही हैं। या जॉइंट वेंचर HCL का तो साफ हो गया, और CG पावर अभी तक तो उसी प्लेटफॉर्म से काम कर रही है सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए। तो उन कंपनियों में भी आपको कंसंट्रेशन रखिए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए इस बारे में। और ये जो कंपनियों के नाम बताए मैंने सोलर पावर की, इनके बारे में फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और डिफेंस, तीसरा डिफेंस है, जो डिफेंस PSU, खास तौर से डिफेंस के जो शेयर है वो PSU शेयर्स हैं, वो जो बीच में सो गए थे या सुला दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा, उनमें अब वापस मतलब सरसाई आ रही है, वापस ताजगी आ रही है उन शेयरों के अंदर, और उनका रिवाइवल हो रहा है और वो बहुत तेज़ गति से चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये तो थोड़ा सा कोचिन मतलब शिपयार्ड का ये FPO आ गया है, उस वजह से थोड़ा सा ये मझगांव के लिए बढ़ते हुए रेट रुक गए हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तो 500 रुपये की तेज़ी आई चुकी है, और 400 रुपये की तेज़ी मझगांव में भी आ चुकी है नहीं। और दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, कोचिन शिपयार्ड के FPO में आप लोग एप्लीकेशन ना लगाएं। क्यों? आज भी ये मझगांव के मुकाबले ये काफ़ी महंगा है, कोचिन का जो FPO है इन घटी रेटों में भी काफ़ी महंगा है। मझगांव का P रेशो 38 है और ये OFS का P रेशो 48 है, जबकि मझगांव इज ए फार बेटर कंपनी। तो दोस्तों पोजीशन ये है, कुल मिलाकर के 17 मिनट हो चुके हैं और मैं अब मेरी बात ख़त्म करता हूं। लेकिन आप लोग प्लीज़ सावधान रहें, घबराएं नहीं। और मैं जिन लाइन्स पे बता रहा हूं उन लाइन्स पे विचार करने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके निर्णय लें। आप ये भी नहीं, ये ऑटो सेक्टर में अगर किसी चीज़ में आप प्रॉफिट में हैं, टू व्हीलर में भी अगर आप प्रॉफिट में हैं तो निकल जाइए, और किसी भी ऑटो एंसिलरी का शेयर मत खरीदिए आप, मतलब चाहे कोई कितना भी अप्रिशिएट करे, क्योंकि ये सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल है कि वो ऑटो एंसिलरी कंपनी का कितना % माल तो टू व्हीलर पे बेच रहे हैं, कितना % माल ऑटो इलेक्ट्रिकल्स के लिए बेच रहे हैं, और कितना % माल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए बेच रहे हैं। तो ये जो ऑटो एंसिलरी के जो शेयर है इनसे भी दूर रहिए, और ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी दूर रहिए, क्योंकि कोई भी सेक्टर जब टूटने लगता है तो इस बात को कोई असेस नहीं कर पाता कितना टूट जाएगा और कितने समय में रिवाइवल होगा। इसलिए प्लीज़ अपनी कैपिटल को बचा के रखें, और जो ल्यूक्रेटिव सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा करंट है और करंट आने वाला है, वो रुकने वाला नहीं, उन सेक्टर्स में रहें आप। मतलब मेरी राय तो यही है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।